देखिएगा लास्ट लेक्चर तक सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वो मैंने आपको पढ़ाया था। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जरूर उन लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा जो लेक्चर्स मैंने सेंटर ऑफ मास पर लिए थे और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स लिए थे। आई होप आपने ये दोनों लेक्चर देखे तब जाकर आप ये लेक्चर देख रहे हो, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वजह से मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आपको रोटेशनल मोशन समझ में नहीं आएगा। रोटेशनल मोशन का फर्स्ट पार्ट सेंटर ऑफ मास था। तो अगर देखिएगा मतलब एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है रोटेशनल मोशन पर तो नियर बाय 3 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास पर आ सकता है और 2 क्वेश्चन रोटेशनल मोशन पर आते हैं। बड़ा सेक्शन होता है बाकी सेक्शन से, इस वजह से इसके ऊपर नियर बाय 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम इस बीट को जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो इस रोटेशनल मोशन में हमें क्या क्या देखना है, एक जस्ट सिनॉप्सिस करते हैं हम, मतलब समरी या फिर टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। और रोटेशनल मोशन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें लेना है और भी एडिशनल क्वेश्चंस, तो उन्हें लिखने के लिए आप 2-4 पेजेस छोड़ दीजिएगा। आप जो करंट नोटबुक में आपके लिख रहे हो इस नोटबुक में आपको क्या करना है, 2-4 पेजेस को छोड़ देना है। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा रोटेशन सेंटर ऑफ मास का या फिर एडिशनल जो क्वेश्चन रहेंगे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, तो उसे करते वक्त आपको लिखने के लिए जगह छोड़ना है आपको, और उसके बाद फिर आपको इस टॉपिक का हेडिंग देना है, दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। और इस रोटेशनल मोशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसका एक जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं हम, ताकि आपको समझ में आए कि हमें कैसे कैसे जाना है और कितने बिट्स इस टॉपिक में कवर करने हैं। मतलब मैं अगर कभी कोई टॉपिक स्किप कर देता हूँ या फिर कोई बिट रह जाता है मुझसे और मुझे याद नहीं रहता है, तो मुझे याद दिलाना कि ये बिट रह गया हमारा। ओके, तो देखिएगा सबसे पहला बिट आएगा इस बिट में, दैट इज रिजिड बॉडी। सिंपल बीट है ये, रिजिड बॉडी क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन इसे डिफाइन करना है हमें, हमारे टॉपिक का ही नाम है रोटेशनल मोशन एंड इट्स टाइप्स। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन भी देखने वाले हैं। उसके बाद थर्ड बिट रहेगा काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट रहेगा फोर्थ बिट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसके बाद नेक्स्ट रहेगा रेडियस ऑफ गायरेशन। न्यू चैप्टर नहीं है, जो हमारा सेंटर ऑफ मास है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ऐसा हमारा टॉपिक का नाम था। तो सेंटर ऑफ मास मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक पढ़ाया, ये उसी के आगे का बीट है, दैट इज रोटेशनल मोशन। ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके बाद 6 बीट रहेगा थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद 7 बिट रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर बॉडीज। आफ्टर दैट नेक्स्ट बिट रहेगा 8th वन टॉर्क। ये सब बिट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ न्यूमेरिकल। 9th वाला रहेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। 10th वाला बीट रहेगा बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टर्न। ठीक है, अब ये सिंपल बीट है। जिन्होंने सेंड किया है वो लेफ्ट हो सकता है। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट
हाँ हो सकते हैं। बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न। नेक्स्ट रहेगा 11th एंगुलर मोमेंटम, और 12th वाला बीट रहेगा फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद 13th नंबर का बीट रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, या फिर रोलिंग मोशन हम कह सकते हैं, रोलिंग मोशन और उससे रिलेटेड एक दो टाइप्स रहेंगे। तो ये होने के बाद फिर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा इस टॉपिक का। एक एक करके हम सब बिट्स को 1 बाय 1 देखने वाले हैं। ये बीट जैसे ही खत्म होते हैं पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, अभी इसमें देखिएगा ये जो बीट है एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सभी बिट्स इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, फिर उसके थ्योरम्स। ओके, ये पार्ट देखिएगा। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ 11वीं के नीट के या फिर जेई के लेक्चर में ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब हम 12वीं का बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं तो एट दैट टाइम फर्स्ट टॉपिक है हमारा रोटेशनल डायनामिक्स है। तो उसमें आपको यही बीट डिटेल में वहां पर फिर से स्टडी करना है। मतलब ये टॉपिक पूरा आपको एकेडमिक में 2 बार होने वाला है। ओके, जब बोर्ड का एग्जाम मतलब बोर्ड का जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम 12th का, तो फर्स्ट टॉपिक ये आपको नजर आने वाला है, और एज वेल एज ये टॉपिक हम अभी भी देख रहे हैं नीट और जेई के लिए। ओके, तो एक एक करके बीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बीट है हमारा रोटेशनल रिजिड बॉडी, सॉरी। ओके, रिजिड बॉडी मतलब क्या रहेगा आप देखिएगा, ऐसा बॉडी जिसमें कुछ भी मतलब कह सकते हैं हम कि कुछ भी कुछ भी मतलब स्पेस नहीं है, या फिर हम ऐसे डिफाइन करते हैं रिजिड बॉडी को। रिजिड मतलब पूरा भरा हुआ बॉडी रहता है। और इस बॉडी को हम डिफाइन कैसे करते हैं फिजिक्स के टर्म में देखिएगा, a body which doesn't changes its shape and size after applying a external deforming force। ओके, मतलब कितना भी एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कीजिएगा, ये बॉडी के दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब ये बॉडी कभी भी अपना शेप चेंज नहीं करने वाला है, अपना साइज चेंज नहीं करने वाला है। ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाता है। जैसे एक बॉडी है और इसके ऊपर मैं एक्सटर्नली बहुत सारा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इसके दो पार्टिकल के बीच का फोर्स चेंज ही नहीं हो रहा है, एज इट इज है। ओके, बिफोर अप्लाइंग फोर्स एंड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इस बॉडी के दो पार्टिकल का डिस्टेंस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी। ओके, याद रखना परफेक्टली रिजिड बॉडी हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। परफेक्टली रिजिड बॉडी कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है कि जो इनफाइनाइट फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अपना शेप चेंज ना करे। कोई ना कोई, अब देखिएगा कितना भी भरा हुआ बॉडी क्यों ना रहे, कितना भी हार्ड बॉडी क्यों ना रहे, उसके ऊपर एक एक्सट्रीम लेवल पर फोर्स अप्लाई करते तो डेफिनेटली उसका डिफॉर्मेशन होता है, उसका साइज चेंज होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है उस बॉडी पर, आपने देखा होगा। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम कैलकुलेशन करने के लिए या फिर जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं हम, या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए हम कुछ बॉडीज को रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। परफेक्टली रिजिड नहीं करते लेकिन रिजिड कंसीडर करते हैं। और ऐसे बॉडी के एग्जांपल है स्टोन, आयरन बार। ओके, सो दिस बॉडीज आर कंसीडर्ड टू बी अ रिजिड बॉडी, लेकिन ये परफेक्टली रिजिड नहीं है, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन लिखिएगा, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन लिखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप भी लिखिएगा। द बॉडी which do not the body which do not change its shape and size, the body which do not change its shape and size after applying external deforming force is called as rigid body। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, द बॉडी विच डू नॉट चेंजेस इट्स शेप एंड साइज आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ओके, और नीचे लिखना है इन आवर नेचर नो बॉडी, एक मिनट रुकिएगा,
perfectly rigid body can't exist in nature. Perfectly rigid body, सेकंड पॉइंट लिखिएगा डेफिनेशन लिखने के बाद, perfectly rigid body can't exist in nature, मतलब हमारे नेचर में कभी भी परफेक्टली रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं होगा. परफेक्टली रिजिड बॉडी कांट एग्जिस्ट इन नेचर, बट some bodies are considered to be a rigid, but some bodies are considered to be a rigid, like stone and iron bar, like stone and iron bar. तो स्टोन और आयरन बार को हम कंसिडर कर सकते हैं रिजिड बॉडी के तौर पर, परफेक्टली रिजिड नहीं कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया सभी को? इज दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी हम नेक्स्ट बीट की ओर जाते हैं. जो टेबल ऑफ कंटेंट मैंने आपको बताया था, उसमें सेकंड बीट था रोटेशनल मोशन, जो हमारे टॉपिक का ही नाम है, तो उसी को हम अब डिफाइन करने वाले हैं. रोटेशनल मोशन क्या होता है देखिएगा, कोई भी बॉडी ओके अपने एक एक्सिस के अराउंड अगर मोशन करता है, ओके, तो ऐसे मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाता है. जैसे एक रिजिड बॉडी है ये, और ये एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, मतलब अपने अराउंड ही मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन को रोटेशनल मोशन कहा जाता है. तो रोटेशनल मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग इट्स ओन एक्सिस, ये उसी बॉडी का एक्सिस है, ओके, जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर. तो ये जो एक्सिस है उसके अराउंड जो मोशन होता है बॉडी का, इसे रोटेशनल मोशन कहा जाता है. ओके, रोटेशनल मोशन के अलग अलग टाइप्स है, वो लिखते हैं हम, लेकिन सबसे पहले लिखिएगा रोटेशनल मोशन का डिफिनेशन. सेकंड बिट है ये, पॉइंट वाइज लिखिएगा. सेकंड बिट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रोटेशनल मोशन, और इसको डिफाइन करना है हमें अब रोटेशनल मोशन को. तो कीजिएगा, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी along its own axis, along its own axis of rotation, the motion of a, ओके, हम डिस्कस करते हैं. जस्ट 1 मिनट, आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं अब बात डिस्कशन करते हैं हम. लिखिएगा, द मोशन ऑफ अ बॉडी along its own axis, the motion of a body along its own axis of rotation is called rotational motion, is called rotational motion. okay, is it okay? तो यहाँ पर ये रोटेशनल मोशन को हमने डिफाइन किया है. इसके अलग अलग पैरामीटर से रोटेशनल मोशन में अपोजिशन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बाद रोटेशनल मोशन होता है तो कैसा होता है, ये सब बिट हमें देखना है. धीरे धीरे हम इस टॉपिक में जैसे प्रोसीड करेंगे वैसे हम देखेंगे. और बीच में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, मतलब एक कंसेप्ट बताया कि अर्थ को क्या हम रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं हम. ओके, अर्थ का भी हम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जो भी चीजें वो हम निकाल सकते हैं. तो अर्थ इज आल्सो कंसिडर टू बी अ रिजिड बॉडी. ओके, उसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं, नो डाउट. तो रोटेशनल मोशन के अभी हमें टाइप्स देखना है. ओके, तो नीचे लिखिएगा टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन. टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन. तो देखिएगा अलग अलग टाइप्स होते हैं रोटेशनल मोशन के, वो हमें देखना है. पहला टाइप है रोटेशनल मोशन का, रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस. रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस. तो सिर्फ इसके एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हर एक बिट को आपको थ्योरेटिकली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. जैसे देखिएगा हमारा फैन, आपको पता होगा हमारा फैन कुछ ऐसा होता है. तो ये ऐसा फैन होता है, और ये फैन क्या करता है आपने देखा होगा, उसके एक्सिस के अराउंड, ये फैन का एक्सिस है, तो उस एक्सिस के अराउंड ये रोटेशनल मोशन करते रहता है. तो उसका जो एक्सिस होता है वो फिक्स होता है, फैन कभी हिलता डुलता नहीं है. ठीक है, वो अपने एक्सिस पर फिक्स्ड होता है और रोटेशनल मोशन करते रहता है. तो इसे कहा जाता है रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, मतलब फैन का जो मोशन होगा वो रोटेशनल मोशन होगा. और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं बेस्ट. अभी आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में दरवाजा होगा, तो उस दरवाजे को जब आप खोलते हो या फिर बंद करते हो ना, तो आपने देखा होगा वो दरवाजा
अपने फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन करता है, ठीक है। तो ऐसा बीट रहेगा, ठीक है। व्हील ऑफ बाइसिकल, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस नहीं है, ठीक है। बाइसिकल का व्हील भी रोटेशनल मोशन करता है, लेकिन वो फिक्स एक्सिस का नहीं होता है। अर्थ का भी होगा, ओके, अर्थ का फिक्स मोशन नहीं है, ठीक है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बचे हुए टाइप से ना, उसी में हमें वो भी बिट्स कवर करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा, दूसरा है रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन अ ट्रांसलेशन, ठीक है, लेकिन वो जाने से पहले, उस बीट की ओर जाने से पहले इसी बीट का और हम एक्सटेंशन करते हैं। रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, इसमें ये जो दो एग्जांपल दिए, इसमें जो एक्सिस था ना उस बॉडी का, वो फिक्स था, वो चेंज नहीं हो रहा था, ओके, अपनी जगह पर वो फिक्स था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसा जरूर नहीं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन उस बॉडी से ही पास हो। जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन फैन का दिखेगा, उस बॉडी से ही पास हो रहा था। इस दरवाजे का दिखेगा, उसके एंड से पास हो रहा था, एंड से क्यों ना हो, लेकिन उस दरवाजे के बॉडी से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा था। लेकिन ऐसा जरूर नहीं है, रोटेशनल मोशन अगर होना है ना, तो बॉडी के अंदर से ही एक्सिस पास होना है, ऐसा जरूर नहीं है। जैसे एक बड़ा सा टर्निंग टेबल है, ये गोल गोल घूम रहा है टर्निंग टेबल, ऐसा आप इमेजिन कीजिएगा, और इसके ऊपर एक पार्टिकल रखा है या फिर एक ब्लॉक रखा है मैंने। तो ये ब्लॉक भी क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है इस टेबल के साथ। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन उस ब्लॉक से नहीं जा रहा है, ओके। विंड ब्लेड्स भी, ठीक है, वो भी एक फैन की तरह ही है, तो वो भी रोटेशनल मोशन करते हैं, ओके। विंड ब्लेड्स भी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो सही आंसर है वो भी, ओके। लेकिन ये जो एग्जांपल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा, इस एग्जांपल पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। एक टर्निंग टेबल है और इस टर्निंग टेबल पर हमने एक ब्लॉक रखा है, एक बॉक्स रखा है। तो ये बॉक्स क्या करता है, फिर रोटेशनल मोशन करता है, ओके। लेकिन इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर से पास नहीं हो रहा है, उसके अंदर से एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है। तो ऐसा जरूर नहीं कि रोटेशनल मोशन करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उस ब्लॉक से पास हो, वो कहीं और से भी पास हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अभी सभी डोर्स आप ले सकते हो, रेफ्रिजरेटर का डोर, कबर्ड का डोर, ओके, सभी डोर्स रोटेशनल मोशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब जो हम सेकंड टाइप है रोटेशनल मोशन का वो डिस्कस करते हैं, और वो है रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन अ ट्रांसलेशन। रोटेशन अबाउट एक्सिस इन अ ट्रांसलेशन। इसका एग्जांपल आप देखिएगा क्या रहेगा, एक व्हील लेना है हमें, और ये व्हील अगर आगे प्रोसीड करता है ना, तो आपने देखा होगा व्हील भी अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है। लेकिन आपने देखा होगा वो एक्सिस जो है ना, वो लीनियरली आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। कंप्लीट नहीं हुआ तो भी चलता है, ओके। डोर का जो मोशन है ना, वो रोटेशनल मोशन होता है अराउंड द एक्सिस। तो ऐसा जरूर नहीं कि उसने पूरा ही सर्कल किया तो उसे रोटेशनल कहोगे, सिर्फ उसने मोशन करना चाहिए अपने अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस अगर मोशन होता है ना, तो उसे फिर रोटेशनल मोशन कहना है, ठीक है। तो अभी ये जो है सेकंड टाइप रोटेशनल मोशन का, वो देखिएगा, रोटेशन अबाउट एक्सिस इन अ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर, ओके। आपने देखा होगा जब व्हील मूव करता है ना, तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ऐसे आगे आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा व्हील जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, नो डाउट व्हील रोटेशनल मोशन करता है, लेकिन उस एक्सिस का भी मोशन होता है यहाँ पर, और वो एक्सिस लीनियरली आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रांसलेशनल मोशन करता है, ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन करता है, ओके। तो इसे कहा जाता है रोटेशन अबाउट एक्सिस इन अ ट्रांसलेशन। और इसका और एक एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है रोटेशनल मोशन का, इसके बाद फिर ये बीट खत्म हो जाता है, मतलब टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन, और वो बीट रहेगा रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन अ रोटेशन। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन अ रोटेशन। तो इसका एग्जांपल है, आपने देखा होगा जो बचपन में आपने खेला होगा इस भौरे के साथ, तो ये जो भौरा मोशन करता है ना, तो उसे कहा जाता है रोटेशन अबाउट एन फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो कैसा रहेगा देखिएगा आप, ये ऐसा रहता है भौरा, और वो जब हम फेंकते हैं ना, तो फिर वो रोटेशनल मोशन तो करता है अपने अराउंड, लेकिन वो क्या करता है, इस किसी एक्सिस के अराउंड भी ऐसे भी घूमता है, और अपने अराउंड भी घूमता है, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड भी घूमता है। आपने देखा होगा घूमते घूमते वो क्या होता है, ऐसा सर्कल भी कंप्लीट करता है।
तो ऐसे मोशन को रोटेशन अबाउट एंड फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। तो जैसे हमारा अर्थ का आपने देखा होगा मोशन वो इस टाइप का होता है, अर्थ का जो मोशन है वो रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन अ रोटेशन होता है। समझ में आ रहा है? आप इमेजिन कर पा रहे हो इस एग्जांपल को? मैंने डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन किया है। जो भौरा होता है ना वो अपने अराउंड तो घूमता ही है, अपने एक्सिस के अराउंड, लेकिन वो और एक सर्कल कंप्लीट करता है। आपने देखा होगा घूमते घूमते वो ऐसे घूमता है, जहां पर मैं मार्कर मूव कर रहा हूं ना, आपने देखा होगा घूमते घूमते वो पूरा बॉडी ऐसे भी घूमता है। मतलब वो एक्सिस भी रोटेशनल मोशन कर रहा है और वो बॉडी भी रोटेशनल मोशन कर रहा है। जैसे वो भौरा अपने अराउंड भी घूमता है और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड भी घूमने वाला है। तो ऐसे लाइक अर्थ भी ऐसे ही मोशन करता है जैसे मैंने आपको कहा है। ओके, अपने अराउंड भी घूमता है अर्थ और सन के अराउंड भी घूमता है। तो इसे कहा जाता है रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन अ रोटेशन। ओके, तो यही रोटेशनल मोशन के 3 टाइप्स हैं। इनको डिफाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप जस्ट ये टाइप्स को लिख लीजिएगा। ओके, तीनों भी टाइप्स और तीनों के एग्जांपल के डायग्राम आप बनाइएगा। ओके, इज इट ओके? तो कोई अगर आपको पूछे रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन अ रोटेशन या फिर रोटेशनल मोशन के टाइप पूछता है तो ये 3 टाइप्स आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो ये सेकंड बिट हमारे इस टॉपिक का कवर हुआ। तो जो टेबल ऑफ कंटेंट में 12-13 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे उसमें से दो पॉइंट हमारे हो गए। आप बोलोगे कि फिर पूरा टॉपिक आज खत्म होगा, ऐसा नहीं है। आगे के टॉपिक के पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं और एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। कुछ पॉइंट्स के 30 या 40 न्यूमेरिकल्स हमें लेना है। छोटे होंगे लेकिन जरूर लेने होंगे हमें, इस वजह से वक्त ज्यादा लगता है आगे के टॉपिक्स को। ठीक है, ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, इंट्रोडक्टरी पॉइंट है, इस वजह से जल्दी हो रहा है। तो यहाँ पर ये बीट खत्म होता है। कैन आई रब दिस? यस। ओके, ठीक है, तो हम इसे अब रफ करते हैं। टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन यहां पर खत्म हो जाता है। अभी देखिएगा, रोटेशनल मोशन के टाइप होने के बाद हमें अब नेक्स्ट बिट की ओर जाना है। दैट इज एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। ये थर्ड बिट है इस टॉपिक का। इसे आप काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन भी कह सकते हो। लेकिन बिफोर गोइंग टू काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन वी आर टेकिंग वन इंपॉर्टेंट बिट एंड दैट इज एनालॉजी बिटवीन लिखिएगा इस बिट का नाम, एनालॉजी बिटवीन linear motion and rotational motion। तो रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में हमें एनालॉजी देखना है। एनालॉजी मतलब क्या इंटरेक्शन है दोनों में, क्या सिमिलरिटी है दोनों में, ये हमें देखना है। ओके, तो एक तरफ में कॉलम बनाता हूं लीनियर मोशन और दूसरी तरफ में बनाने वाला हूं रोटेशनल मोशन। देखिएगा, लीनियर मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आई होप हम सभी ने ये टॉपिक स्टडी किया है अच्छे से। लीनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट प्रोसीड करता है ना, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मोशन करता है ना, तो उसे लीनियर मोशन कहा जाता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन। तो ऐसे मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या फिर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कहा तो भी चलता है। ओके, हमारे लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, लेकिन और इसे हम यस से या फिर कभी कभी एक्स से भी आपने डिनोट किया था, नो डाउट, सिंबल कुछ भी हो। लेकिन रोटेशनल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आपको ये बिट मैंने पढ़ाया था सर्कुलर मोशन में। आई होप यू स्टडीड दिस बिट। मतलब लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसे हम यस से इंडिकेट करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और इसे हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। ओके, और किस में मेजर करते हैं हम इसे, बताओ मुझे? रेडियन में, राइट आंसर है। तो लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। लाइक दैट, लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होता है, लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होता है
जिसे हम v से इंडिकेट करते हैं और मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं. लाइक दैट एंगुलर रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी, और जिसे हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं. आई होप यू नो दिस. टेल मी द यूनिट ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? रेडियन पर सेकेंड राइट आंसर है. उसके बाद हमारे लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन होता है. इन आवर लीनियर मोशन लीनियर एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट. लीनियर एक्सेलरेशन जिसे हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं और ए से इंडिकेट करते हैं. लाइक दैट हमारे एंगुलर मोशन में या फिर रोटेशनल मोशन में आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे हम अल्फा से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आएगा. ओके, उसके बाद फोर्थ क्वांटिटी रहेगा लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम हम P से इंडिकेट करते हैं. P इज इक्वल टू mv आता है. लाइक दैट हमें अब इस टॉपिक में एक मोमेंटम स्टडी करना है जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम यल से इंडिकेट करते हैं और यल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है. ये फॉर्मूला कैसे आता है क्या नहीं आता है ये सब मैं आपको बताऊंगा. ओके, मतलब इस टॉपिक में हमें वही देखना है. अभी सिर्फ लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा जो हमारे लीनियर मोशन के पैरामीटर हैं वो रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट होने के बाद एग्जैक्टली कैसे कन्वर्ट होते हैं. ओके, और इसके बाद लीनियर मोशन परफॉर्म करने वाला जो फैक्टर होता है, विच फैक्टर परफॉर्म्स द मोशन, ऐसा अगर मैं आपको पूछता हूं तो आपको इसका आंसर पता है क्या रहेगा? फोर्स. ओके, तो फोर्स अगर हम किसी बॉडी को देते हैं ना तो फोर्स देने से बॉडी लीनियर मोशन करता है. ओके, स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करेगा. ओके, और ये F इज इक्वल टू आपको पता है यमे होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो लाइक दैट हमारे रोटेशनल मोशन में भी फोर्स का रोल एक फैक्टर हमें बताता है और उस फैक्टर का नाम होता है टॉर्क. ठीक है, आपको ये यूनिट डायमेंशन में इसके मैंने डायमेंशन भी बताए होंगे, लेकिन एग्जैक्टली हमें ये टॉर्क यहाँ पर लगने वाला है. लीनियर मोशन करवाने के लिए हमें फोर्स देना पड़ता है बॉडी को, तो रोटेशनल मोशन करवाने के लिए बॉडी को टॉर्क देना पड़ता है. ठीक है, टॉर्क भी एक फोर्स जैसा ही फैक्टर होता है लीनियर मोशन के तरह. ओके, ये एंगुलर मोशन का फोर्स कह सकते हैं हम. ठीक है, तो टॉर्क को हम टो से इंडिकेट करते हैं और इसका भी फॉर्मूला होता है जैसे F इज इक्वल टू यम ए, वैसे टो इज इक्वल टू आई अल्फा होगा. अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ये ए मतलब लीनियर एक्सेलरेशन था. तो मुझे दोनों के एनालॉजी चेक करके बताओ कि हमारे लीनियर मोशन में जो मास का रोल है वो एंगुलर मोशन में कौन प्ले करता है? हमारे लीनियर मोशन में जो मास है वो एंगुलर मोशन में कौन प्ले कर रहा है? ये आई. ये आई क्या होता है? इसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस आई इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ये भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूं. इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल, पूरा टॉपिक क्या आप कह सकते हो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो ये जस्ट एनालॉजी है हमारे लीनियर मोशन का हमारे रोटेशनल मोशन के साथ. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. ओके, तो ये सब पैरामीटर चेंज होने वाले हैं. आप हमारी लीनियर मोशन के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब एंगुलर मोशन में ऐसे कन्वर्ट होने वाले हैं. लीनियर डिस्प्लेसमेंट यस होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा. लीनियर वेलोसिटी v होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. लीनियर एक्सेलरेशन a तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा. लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv, एंगुलर मोमेंटम l इज इक्वल टू i ओमेगा. फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma और टॉर्क इज इक्वल टू i अल्फा. ओके, और मास का जो रोल होता है हमारे लीनियर मोशन में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है एंगुलर मोशन में, मतलब ये रोटेशनल मोशन में. ठीक है, तो ऐसा ये एनालॉजी रहेगा रोटेशनल मोशन और हमारे लीनियर मोशन में. ओके, आई होप आपने ये लिखा होगा. कैन आई रब दिस? यस. ठीक है, तो इसे रफ करते हैं अब हम. और इसके बाद अब आपको हेडिंग देना है काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन. ये भी बिट आपको पूरा हुआ है लेकिन एक बार जस्ट हमें रिवाइज करना है, तो रिवाइज करते हैं हम. काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन मैं इसे रफ कर रहा हूं. आई होप आपने लिखा होगा. लाइट नहीं उठता. काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन
लिखिएगा इसे अब। देखिएगा अब काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन हमें देखना है। तो देखिएगा अब पहला केस है, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अगर हमारे मोशन में एक्सेलरेशन 0 होना, ये किस मोशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं? लीनियर मोशन में, क्योंकि लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन अगर 0 होना, तो आपको पता है जो डिस्टेंस कवर्ड होता है ये वेलोसिटी इनटू टाइम से हम निकालते हैं। ओके, वैसे अगर हमारे एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन अगर 0 है ना, एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, अल्फा का वैल्यू अगर 0 है, तो फिर वहां पर आप जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, जिसे हम थीटा से इंडिकेट करते हैं, वो आप ओमेगा इंटू टी से निकाल सकते हो। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, टी मतलब टाइम। ओके, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कन्वर्ट होगा, लीनियर वेलोसिटी भी एंगुलर वेलोसिटी से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ए 0 था, यहाँ पर अल्फा 0 है। तो ये पहला केस आता है हमारे मोशन में। मोशन में एक तो एक्सेलरेशन 0 होता है, एक तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, या फिर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो तीनों केस में कैसे कैलकुलेशन करना है ये हम देख रहे हैं। अब दूसरा केस है, इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो कम भी नहीं हो रहा है और ज्यादा भी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर अल्फा यूनिफॉर्म रहेगा। तो फिर मोशन के हम कैलकुलेशन कैसे करते देखिएगा। मोशन में आपको पता है 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन फिर हम यूज करते हैं। अगर हमारा लीनियर मोशन में है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, लाइक दैट डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड का फॉर्मूला रहेगा, यस nth डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड का फॉर्मूला रहेगा u प्लस a बाय 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ओके, और लाइक दैट हमारे एंगुलर मोशन में भी ये चेंज होने वाले हैं, और यहाँ पर आने वाला है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और थर्ड आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और थीटा nth का ओके जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा n सेकेंड में कितना कवर होगा उसे अगर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करने पड़ेंगे अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहा तो। ओके, नॉन यूनिफॉर्म रहा तो फिर हमें इंटीग्रेशन अप्रोच से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।